बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी और आज हम लेके आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे आई गेस 7वां या 8वां लेक्चर हमारा, 8th लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। लास्ट लेक्चर भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे भी था। हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 3 लेक्चर होंगे। पहले लेक्चर में हमने लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में बात किया, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल पुराने कंपाउंड को छोड़ के जा रहा है, जितनी आसानी से जाएगा उतना बढ़िया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है। अब आए हैं हम, वो इंट्रोडक्शन सी थी है ना, वो तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या रहती है। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे SN1 की। सर ये SN1 क्या है, क्या और भी तरह के SN होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, सारी बात करेंगे डिटेल में। अच्छा होता क्या है ना, अगर मैं एक स्टैंडर्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लिखूं तो क्या होगा, कोई एक कंपाउंड होगा RX, इस पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल इस X को बाहर निकाल देगा, R से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा RNU प्लस X, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल बाहर भी जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। दिस इज माय लीविंग ग्रुप। ये चीजें हमें अभी तक पता लग चुकी है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना बहुत टाइप का होता है बेसिकली, और जो हम पढ़ेंगे वो हम 4 बेसिक टाइप पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप की हम बात करेंगे। एक को मैं बोलूंगा SN1, दूसरे को SN2, SNAR और एक होता है SNI। ये 4 मेजर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप है। जो SN है क्या बोलते हैं, लिखते ऐसे हैं पढ़ते ऐसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। ये क्यों पढ़ा नाम, इस सब पे आ रहे हैं। दिस इज माय बाइमॉलिक्यूलर, दिस इज माय SN एरोमेटिक। एंड I का मतलब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब समझते हो ना, इंट्रा उसी के बीच में, जैसे इंट्रा हाउस कंपटीशन होता है, यानी हाउस के बीच में ही कंपटीशन होगा। इंटर हाउस मतलब बहुत सारे हाउस, इंट्रा हाउस मतलब एक ही हाउस के बीच में, तो दिस इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये नाम क्यों पड़े इस पे आ रहे हैं, अभी तो बेसिक बता रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी हम देख चुके थे यार। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें आज का लेक्चर रहने वाला है SN1 का। बहुत मिसकंसेप्शन होती है बच्चों, कईयों को SN1 असल में है क्या, नाम कैसे पड़ा, कैसे पता लगाया जाए SN1 रिएक्शन होना है या SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है या क्या होना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन की नोट्स अच्छे बनाना भाई, सभी के नोट्स मुझे साफ साफ मिलने चाहिए, कोई खिचड़ी ना पकी हो, फालतू का कोई चीज ना लिखा हुआ है, क्लियर कट नोट साफ साफ। चलो, तो आज का लेक्चर रहने वाला है SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा ये तो समझ आ रहा होगा ना यूनिमॉलिक्यूलर क्या होगा। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब सबको पता होगा, एक मॉलिक्यूल है ना। अच्छा नाम देखते हैं क्या पड़ा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबको पता है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब देखो, जितने भी मेरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे ना, जितने भी मेरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दीज आर 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें 2 स्टेप्स रहने वाले हैं। अच्छा अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने स्टेप का था, याद होना चाहिए। फ्री रेडिकल में कौन कौन से स्टेप थे, टर्मिनेशन पे खत्म होता था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरा 2 स्टेप का होने वाला है। जो मेरा इनमें से ना पहला स्टेप होगा, आएंगे इन स्टेप्स पे, अभी हम देख रहे हैं नाम क्यों पड़ा ना, SN1 नाम क्यों पड़ा। जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है ना वो स्लो स्टेप होता है, दैट इज अ स्लो स्टेप।
मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, मान लो दो स्टेप में रिएक्शन चल रहा है। मान लो तुम्हारी लड़ाई चल रही है। लड़ाई कब खत्म होगी? जब तुमने भी मार लिया और दूसरे ने भी मार लिया, है ना। ये दो लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई कब खत्म होगी, यानी रिएक्शन कब खत्म होगा? जब इसने भी इसे पीट लिया, इसने भी इसे पीट लिया। पहले हाथ कौन उठाएगा ना, उसमें टाइम लग जाता है। पहले लड़ेंगे, 3-4 गालियां देंगे, थोड़ा चिढ़ाएंगे, फिर किसी को गुस्सा आएगा, वो मारेगा, और जैसे इसने मारा ये भी मार देगा। तो मेरा रिएक्शन डिपेंड किस पे किया कि पहले हाथ किसने उठाया। उसने एक बार उठा दिया, दूसरा भी मार देगा, काम खत्म। जो मेरा पहला स्टेप है, इसी तरह यहां पर दैट इज माई स्लो स्टेप, और इसी को मैं बोलूंगा दिस इज माई RDS। RDX नहीं RDX नहीं, RDS। RDS क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो हमेशा ना याद रखना, हमेशा हमेशा जो भी स्लो स्टेप होता है ना, उसी से रेट डिटरमाइन होता है। आई गेस केमिकल काइनेटिक्स में आपको पता होगा अगर पढ़िए ढंग से। जो स्लो स्टेप होगा वही मेरा रेट डिटरमाइन करेगा। तो मेरा जो पहला स्टेप होता है ना इसमें, SN में, किसी भी तरह के SN में, SN1 SN2 कुछ भी, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला स्टेप है स्लो स्टेप, वो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकंड स्टेप पे नहीं आ रहे हैं अभी, सेकंड स्टेप पे देखेंगे क्या होगा। पहले मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में, अच्छा फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? कार्बोकटायन फॉर्म होता है, C पॉजिटिव इज फॉर्म्ड। मेरा C पॉजिटिव फॉर्म होगा कैसे? अगर मेरा रिएक्शन है RX प्लस कोई न्यूक्लियोफाइल आया, क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल X को बाहर निकाल देगा, प्लस R पॉजिटिव बनेगा और वो इसके साथ लग जाएगा। यानी मेरा R पॉजिटिव यानी C पॉजिटिव बनेगा। कब बनेगा? When X is eliminated या X is removed। जो मेरा ये ग्रुप था यहां पर लगा हुआ, वो निकलेगा, तो मेरा C पॉजिटिव बनेगा, है ना। यानी कार्बोकटायन, यानी द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, दिस इज माय स्लो स्टेप। ये मेरा स्लो स्टेप होगा हमेशा, किसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला स्टेप होगा स्लो, और उसमें बनेगा क्या? कार्बोकटायन। और इस रिएक्शन में सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल विल पार्टिसिपेट, सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। सिर्फ फर्स्ट स्टेप होगा कि, अगर पहले मैं रफ में बताऊं, अभी डिटेल में करेंगे, RX में से X नेगेटिव निकलेगा और R पॉजिटिव बनेगा। यानी ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल एज अ रिएक्टेंट है और कुछ नहीं हो रहा। ये एक मॉलिक्यूल एज अ रिएक्टेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? यूनिमॉलिक्यूलर। इसीलिए SN1 नाम आया, इसीलिए नाम इसका पड़ा SN1, SN यूनिमॉलिक्यूलर। क्यों? जो इसका रेट डिटरमाइनिंग पहला स्लो वाला स्टेप है, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल का लेना देना है। बात समझ में आई? नाम क्यों पड़ा? अब इसके पूरे मैकेनिज्म में जा रहे हैं, अब इसके पूरे डिटेल पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बट इसका नाम क्यों पड़ा वो अब आपको क्लियर पिक्चर दिख रही है। पहला स्टेप जो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें क्या होगा? सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर। चलो अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। नाम क्यों पड़ा पता लग गया? चलो सिंगल लेक्चर में इसे हमने निपटाना है, बहुत मजा आएगा। इसके बाद ना कुछ भी SN1 में नहीं बचेगा, सब आपको SN1 का पता होगा, सिर्फ प्रैक्टिस की बात आपकी रह जाएगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक SN1 रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या? एल्काइल हैलाइड्स, है ना, RX। क्या बोलेंगे इन्हें? एल्काइल हैलाइड्स। These are alkyl halides. Alkyl halides की इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब पता है? हाइड्रो पानी, लिसिस टूटना। चलो, यानी मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है RX, H2, हाइड्रोलिसिस हो रही है H2। H2O मतलब
H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मुझे क्या मिल गया यहां, न्यूक्लियोफाइल। ये X को हटाएगा, सिंगल स्टेप बता रहा हूं अभी शॉर्ट में, प्लस क्या होगा, X नेगेटिव बनेगा। OH X की जगह ले लेगा ना, OH नेगेटिव अटैक करेगा, यहां X निकल रहा है, ये X नेगेटिव अलग है। बाद में चलो ये X नेगेटिव H से जुड़ के HX बना देगा, अगर Cl होगा तो HCl बना देगा, Br होगा HBr बना देगा। शॉर्ट में ये हो रहा है, शॉर्ट में ये हो रहा है। प्लीज ये लिख लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ RX यानी अल्काइल हैलाइडेज, स्टार मार्क करके, इट इज SN1 मैकेनिज्म से होती है। आएगा एल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे, मेन चैप्टर्स एल्केन्स शुरू करेंगे तो पता लगेगा आपको। तो एल्काइल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस बना क्या, एल्कोहल बना, एल्कोहल बना किसके द्वारा हो रही है, SN1 के द्वारा। तो अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। और एक और चीज यहां लिख लेना, जैसे अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी, जनरली 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN1 होता है। मतलब मैं ऐसे मान लूं CH3 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 Cl, कौन सा है ये, 3 डिग्री वाला, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री है। इसको मैंने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो क्या बनना चाहिए, CCCCOH प्लस Cl नेगेटिव H पॉजिटिव से मिलके क्या बना देगा, HCl। शॉर्ट में ये हो रहा है ना, ये मेरा शॉर्ट में हो रहा है। याद रखेंगे जनरली 3 डिग्री वाले एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देंगे। क्यों देंगे, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, सब आ रहे हैं। चलो मैकेनिज्म पे आते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं और मैकेनिज्म पे आते हैं। क्या है मेरा मैकेनिज्म, यही एग्जांपल ले लेते हैं ना, यही एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से सारा मैकेनिज्म समझेंगे। क्या एग्जांपल है, CH3 थ्राइस CCl, यही है, CCC ऐसे ऐसे लिखती है, H2O क्या बनेगा, CH3 थ्राइस COH प्लस HCl, ये मेरा बनने वाला है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, अब इसके मैकेनिज्म की हम बात करेंगे डिटेल में। 2 स्टेप की प्रोसेस है, याद है। चलो स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सिंगल मॉलिक्यूल ये वाला, यूनिमॉलिक्यूलर सिंगल मॉलिक्यूल ये वाला, CH3 थ्राइस CCl किसमें डाला, पानी में, किसमें डाला, पानी में। होना क्या है, होना क्या है, अच्छा ये स्टेप क्या है, ये स्लो स्टेप है ना, लिख लेते हैं, दिस इज अ स्लो स्टेप, या इसे लिख लेंगे दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज माय RDS। स्लो स्टेप है, पहला स्टेप इज ऑलवेज स्लो स्टेप SN1 में, किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एंड इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होगा, कार्बोकटायन मिलेगा, CCCC पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो यार, अब देखो, ध्यान से देखो, मुझे यहां क्या मिला, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, और ये Cl नेगेटिव अलग हुआ। पहला स्टेप हमेशा यही होगा। अब आप बोलोगे सर कार्बोकटायन रीअरेंज भी करेंगे, डेफिनेटली कार्बोकटायन है और रीअरेंज हो सकते हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए करेंगे। पूरा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन पूरा लेक्चर हमने कर रखा है, बहुत अच्छे से कर रखा है, तो करेंगे। बट याद रखना, रेट सिर्फ यहां तक हमने जज करना है, रेट सिर्फ यहां तक जज करना है। ये रीअरेंज डेफिनेटली होंगे, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है इट विल रीअरेंज फर्दर, अगर हो सकता है तो, इफ पॉसिबल। बट उसका रेट डिटरमाइन करने से कोई लेना देना नहीं है। हमने फर्स्ट कार्बोकटायन जो हमारा बना, उसको देखना है। मतलब मान लो एक कंपाउंड X है, एक Y है, एक Z है। इसने पहले स्टेप के बाद 1 डिग्री कार्बोकटायन बनाया, इसने 2 डिग्री कार्बोकटायन बनाया, इसने 3 डिग्री कार्बोकटायन बनाया। अब याद है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा इनमें से, 3 डिग्री कार्बोकटायन is more stable than 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation। तो मेरा फास्टेस्ट रिएक्शन किसका होगा, डेफिनेटली इसका, दिस विल बी फास्टेस्ट एंड दिस वुड बी स्लोएस्ट। क्यों, अरे यार
अगर ये टूट के कार्बोकटायन 3 डिग्री का बना रहा है, यानी ये स्टेबल है, तो ये बनना चाहता है, तो ये जल्दी बन जाएगा। अब ये भी हो सकता है यार, इसने टूट के सिर्फ 1 डिग्री बनाया, बट ये रीअरेंज होके 3 डिग्री सी पॉजिटिव बना। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, अगर बन सकता है तो बनेगा, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये भी 3 बना, ये भी 3 बना, दोनों का रेट सेम है। नहीं, रेट हमें पहले कार्बोकटायन तक ही जज करना है, रेट हमें यहीं से जज करना है। ये अरेंज होता है, होते रहे, अरेंज होता है, होते रहे, प्रोडक्ट इसी के हिसाब से बनेगा, अरेंज होके फिर एंड में क्या जुड़ा, बट हमें रेट फर्स्ट कार्बोकटायन तक ही जज करना है। स्टार मार्क करके लिख लेंगे, रेट इज जज्ड, रेट इज जज्ड बाय फर्स्ट कार्बोकटायन, फर्स्ट कार्बोकटायन फॉर्म। अगर फर्स्ट यहां प्राइमरी बना, यहां टर्शरी, तो ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, चाहे ये अरेंज होके 3 डिग्री बन जाए, लेना देना नहीं है। रिएक्शन में है तो बनाएंगे हम 3 डिग्री, बट मुझे पहले कार्बोकटायन को देखना है क्या बनेगा। तो याद पता लगा, पता लगा ये स्टेप का रेट कैसे डिटरमाइन होगा। मैंने बोला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट कैसे डिटरमाइन होगा, पहले कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देख के, फर्स्ट कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके हिसाब से मेरा रेट डिटरमाइन होगा। तो दिस इज माय स्टेप नंबर 1। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चे। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये मिटा दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसी पे सवाल आते हैं। SN1 कौन फास्ट दे रहा है, कौन स्लो दे रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या, चलो ये तो बन गया सर, इसे लिख लो पॉजिटिव। अब होगा क्या, अब आएगा H2O। अब H2O है तो पिक्चर में तो आएगा ही, अब आया H2O। पहले तो क्या हुआ, ये सिर्फ टूटा, इसके पास है लोन पेयर, तो ये यहां आने की कोशिश करेगा, अपने लोन पेयर इस पॉजिटिव को देके, अपने लोन पेयर इस पॉजिटिव के साथ जोड़ के बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा। इससे पॉजिटिव आएगा ना बच्चे, इसने अगर लोन पेयर यहां दिए तो इसका चार्ज गया, बट इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, यानी ये कुछ बना, ये कोई स्पीशीज बनी, ये कोई स्पीशीज बनी। बट ये स्पीशीज बनते ही आपने देखा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भाई, अनस्टेबल होता है। याद है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो वो अनस्टेबल होता है। तो होगा क्या, होगा क्या, पानी इस पे फिर से आएगा, पानी पानी भर रखा है ना, हाइड्रोलिसिस हो रही है, H2O। क्या होगा, ये एज H पॉजिटिव निकल जाएगा, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज गया, अनस्टेबल था, और ये H पॉजिटिव इससे मिल जाएगा, H पॉजिटिव इससे मिल जाएगा, क्यों, लोन पेयर है, अच्छे खासे लोन पेयर। ये H एज H पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि ये अनस्टेबल था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, अब इसे दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, दोनों, ये तो एज अ पॉजिटिव निकला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका गया पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे क्या मिल गया, CCCCOH, एल्कोहल बन गया, प्लस प्लस। अब देखो, अब क्या था, अब क्या था, ये H2O ने H पॉजिटिव ले लिया, यानी ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। Cl नेगेटिव यहां बना था, ये H पॉजिटिव लेके क्या बन जाएगा, HCl, और पानी H2O एज इट इज निकल जाएगा। दीज आर माई 2 स्टेप्स, यानी मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, प्लस क्या लिख दूंगा यहां, HCl। बात समझ में आई, दोनों बात समझ में आई, दोनों स्टेप समझ में आए बच्चे। चलो अब इस रिएक्शन को लेके ना मेरे 3-4 आपसे सवाल हैं, जिसके जवाब तो मैं ही दूंगा, बट सवाल आपसे भी है ना क्या। चलो देखते हैं, पहले मैं साफ साफ इन दोनों स्टेप्स को लिख लूं फिर से छोटा करके, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, है ना, स्पेस की घनघोर कमी हो रही है, स्पेस की क्या हो रही है, घनघोर कमी। चलो दोनों को लिखता हूं। स्टेप 1 क्या हुआ, CCCCCl, पहले स्टेप में CCCC पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, फिर क्या हुआ सेकंड स्टेप में, CCCC पॉजिटिव, H2O आया, बना CCCCO पॉजिटिव, H, ये H निकला एज H पॉजिटिव, तो ये बन गया CCCCOH। यही हुआ, चलो यही हुआ। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं उनको। क्या, नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1। इन्हीं से सवाल आपके सॉल्व होने वाले, इन्हीं से आपके सवाल सॉल्व होने, जो मैं लिखने वाला हूं इन्हीं से आपके सवाल सॉल्व होने वाले। पहली चीज देखा गया, मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, ये वाला। मेरा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे। रेट डिपेंड्स अपॉन एल्काइल हैलाइड, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन की पावर 1, की पावर 1। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा ना, इसकी पावर 1 है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज डिपेंडिंग अपॉन एल्काइल हैलाइड, नथिंग एल्स। एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रिएक्शन तेज होगा। न्यूक्लियोफाइल कम है ज्यादा है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। पॉइंट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ के लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, रेट ऑल्सो डिपेंड्स किस पे कर रहा है यार, मुझे पता है पहला स्टेप मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकटाइन होगा उतना तेज मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जो चीज टूट के स्टेबल कंपाउंड बना रही है वो जल्दी आएगी, अनस्टेबल बना रही है तो वो जल्दी नहीं बनेगी। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। नंबर 3, ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। अच्छा, SN1 के लिए हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए उतना पोलर होना चाहिए प्लस प्रोटिक होना चाहिए। इसका मतलब समझेंगे, 2 सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार पॉइंट लिख लूं, उसके बाद हम ये तीनों चीजें समझेंगे ना। पोलर होना चाहिए और प्रोटिक होना चाहिए। जिसको ये नहीं पता, रुको थोड़ी देर, पोलर प्रोटिक क्या है सब बताया जाएगा। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है सब बताया जाएगा। चलो ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना। पहले पोलर प्रोटिक की बात करें या पहले स्टेबिलिटी? चल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, पहले पोलर प्रोटिक की बात करते हैं। सर ये पोलर प्रोटिक क्या है और क्यों होना चाहिए, ध्यान से देखो। पोलर प्रोटिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, SN1 SS2 कैसे समझते हैं, एक लाइन बना के डिफरेंस लिख लेंगे, SN1 में ये, SN2 में ये, SN1 में ये, SN2 में ये, SN1 में ये, SN2 में। ऐसे क्या है यार, ऐसे तो 10 मिनट में SN1 SN2 खत्म हो जाता है। इसमें पूरा लेक्चर SN1 का रहेगा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का, फिर पूरा 1.5 घंटे का SN2 पे रहेगा, फिर कंबाइन करके SNA और SNI पे करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है बात। चलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देखो क्या कर रहे हैं, पोलर प्रोटिक। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पोलर क्या होता है, जो मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इट शुड बी पोलर। मार्कर्स की ना घनघोर कमी हो रखी है। पोलर प्लस इट शुड बी प्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्यों, अच्छा ध्यान से देखना, पहले प्रोटिक समझो। प्रोटिक मतलब जो भी सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो, इट मस्ट सप्लाई H पॉजिटिव। इसको H पॉजिटिव सप्लाई करने पड़ेंगे, क्यों? पहले स्टेप में सर ये Cl नेगेटिव बाहर निकला और यहां मैं बोल रहा हूं इसमें H2O, O के लोन पेयर ने इस पॉजिटिव पे अटैक किया। सर इसने Cl ने वापस इस पॉजिटिव पे अटैक क्यों नहीं किया? इस Cl ने वापस इस पॉजिटिव पे अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे ये H पॉजिटिव मिल गया लगने के लिए। अगर ये H पॉजिटिव नहीं मिलता, यानी सॉल्वेंट में H पॉजिटिव नहीं होता, तो ये वापस इस पे अटैक मारता, मेरा रिएक्शन कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। यहां तो न्यूक्लियोफाइल वाटर है ना, मान लो कोई और न्यूक्लियोफाइल है, वो इस पे अटैक कर ही नहीं पाता बिकॉज Cl वापस इस पे आना चाहता है। तो जो मेरा सॉल्वेंट है वो H पॉजिटिव सप्लाई करे, ये बहुत जरूरी है। हालांकि इस रिएक्शन में H2 ही न्यूक्लियोफाइल है और H2 ही सॉल्वेंट है। बाकी रिएक्शन में सॉल्वेंट H2 हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल कुछ और हो सकता है, बट जो भी सॉल्वेंट है वो प्रोटिक होना चाहिए, H पॉजिटिव सप्लाई करना चाहिए। पोलर का मतलब समझो,
पोलर का मतलब समझो। पोलर का मतलब जो भी आपने सॉल्वेंट लिया है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए। उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए। क्यों? देखो मेरे पास ये क्या है, RX। इस बॉन्ड को फर्स्ट स्टेप में तोड़ना है। अरे ये बॉन्ड टूटेगा क्यों? थोड़ी सी फिजिक्स करते हैं। आपको पता है ना, अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक में, हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स देखी, अगर मैं उसकी मीडियम बदलूं, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फोर्स बदलती है। क्यों? के की वजह से, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, यानी पानी में रख दोगे फोर्स 80 गुना कम हो जाएगी। मुझे इनके बीच की फोर्स, ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तोड़ने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम करनी है। कौन कर पाएगा? एक ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, इसीलिए पोलर होना चाहिए और H पॉजिटिव सप्लाई करने चाहिए ताकि Cl रिएक्शन ना मारे वापस। तो इसीलिए मेरा सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर प्रोटिक। 99% बच्चों को पता ही नहीं है पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है, रट्टे मारे हुए हैं। SN1 पोलर प्रोटिक, SN1 पोलर प्रोटिक, SN2 में A प्रोटिक होता है। क्यों पता नहीं, बट होता है। तो ऐसे नहीं करना, समझना है। पता लग गया पोलर प्रोटिक क्यों है? चलो मिटा दे। चलो ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। तो एक सवाल देता हूं, सवाल मैं आपको देता हूं, सवालों से कंसेप्ट समझेंगे ना। मैं एक बार टाइम देख लूं, टाइम हो चला है वैसे तो। चलो एक सवाल देता हूं, ट्राई करेंगे करने का। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट ट्राई इट आउट। चलो सूरज हुआ मध्यम, टिडिन चांद जलने लगा टिडिन। चलो मैं बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड, विच एल्काइल हैलाइड, या अरेंज द एल्काइल halides in order of decreasing SN1 टेंडेंसी। यानी किसकी टेंडेंसी SN1 की सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, सबसे तेज कौन सा होगा, फिर स्लो कौन सा होगा। पहला एल्काइल हैलाइड है, दूसरा है, तीसरा है, चलो बताओ। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। मुझे बताएंगे सबसे तेज रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड किसकी होगी SN1 रिएक्शन से। ऐसे लिख लो, सबसे तेज हाइड्रोलिसिस कौन कर रहा है? अच्छा, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? रेट। सॉल्वेंट की तो बात की नहीं है हमने, मान लो सबका सॉल्वेंट सेम है। पहले स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कौन सा कार्बोकटाइन बनेगा? यहां पर 3 डिग्री कार्बोकटाइन। यहां क्या बनेगा भाई? यहां बनेगा 2 डिग्री कार्बोकटाइन। देखो ना, Cl नेगेटिव गया, पॉजिटिव आ गया, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, 2 डिग्री कार्बोकटाइन। यहां क्या बनेगा? सोच के बताना। बी में क्या बनेगा? कौन सा कार्बोकटाइन बोलते हैं? अगर आपको याद हो, दिस इज एलाइलिक कार्बोकटाइन। क्यों ये ऐसा बनेगा? सी पॉजिटिव, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो किस कार्बन से जुड़ा है? जो आगे डबल बॉन्ड बना रखा है, एलाइलिक। ये बनेगा 3 डिग्री 2 डिग्री। तो अगर आपको सीरीज याद है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी की, अब बात आई ना, पुराने लेक्चर्स आ रहे हैं, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी की सीरीज याद है, तो सबसे 3 डिग्री होता है, फिर अलाइलिक होता है, और फिर 2 डिग्री होता है। सर अलाइलिक क्यों होता है? इससे ज्यादा याद होता है, रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव, वो ऑर्डर पूरा लिखाया था। तो मेरा सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? ये, फिर ये, फिर ये। बात समझ में आई? चलो एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन इज सेम, ऑप्शंस आर
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। बताएंगे सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, उसके बाद कौन। चलो देखें, यहां पर मेरे ख्याल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहां पर एलाइलिक बन रहा है, यहां पर अगर Cl जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, Cl जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा। यहां पर देखो, अब देखो यहां पर क्या है, ये रेजोनेंस से हो रहा है स्टेबलाइज, ये 3 डिग्री है, ये देखो ये रेजोनेंस तो हो ही रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, और ये 2 डिग्री भी है, ये 2 डिग्री भी तो है, सी सी, ये 2 डिग्री भी है, ये 2 डिग्री है, रेजोनेंस है, ये 3 डिग्री है, ये एलाइलिक है। तो कंपटीशन देखो किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कंपटीशन है। ध्यान से देखो ना यार, मेरा कंपटीशन बी और सी के बीच में है। और याद रखना रेजोनेंस और 2 डिग्री हो, वो 3 डिग्री से ज्यादा होते हैं। सारी बातें हमने कार्बोकेटाइन में की है। तो सबसे तेज मेरा सी देगा, फिर बी देगा, फिर बताओ ये या ये, ए या डी, इसके बाद क्या देगा, ए या डी, डेफिनेटली ए देगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। एंड में एलाइलिक की बारी आएगी। अगर मैं एक और ऑप्शन ई भी दे देता जिसमें मैं 2 डिग्री लगा देता तो फिर ई आ जाता, बिकॉज एलाइलिक 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। ये मेरा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है इन सभी एल्काइल हैलाइड का फॉर हाइड्रोलिसिस, जो होने वाली है SN1 क्राइटेरिया से, जो होने वाली है SN1 क्राइटेरिया से। चलो, तो ये बात थी कार्बोकेटाइन की, कर ली हमने सॉल्वेंट की भी। सॉल्वेंट में एक और पॉइंट लिख लेंगे, सॉल्वेंट में एक और पॉइंट लिख लेंगे। ज्यादातर जो मैं सॉल्वेंट यूज करता हूं ना, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ज्यादातर जो मैं सॉल्वेंट यूज करता हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो इन तीनों में से एक होने वाला है। क्या, या तो वाटर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, छोटा सा पॉइंट है बट कई बार आ जाता है, या तो वाटर या फिर इन तीनों को हम मोस्टली एज ए सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं। सारे देखो ना, प्रोटिक तो सभी है, H पॉजिटिव सभी दे सकते हैं, ऑल आर प्रोटिक, ऑल कैन सप्लाई H पॉजिटिव, जो कि कंडीशन अभी होना ही चाहिए। पोलर ज्यादा कौन सा, याद रखना, वाटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज 81, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका ऑलमोस्ट 81, 80-81 के बीच में है। दिस इज ऑलमोस्ट 35 एंड दिस इज ऑलमोस्ट 6, दिस इज ऑलमोस्ट 35 एंड दिस इज ऑलमोस्ट 6। प्रोटिक तो सारे थे, प्रोटिक तो सारे के सारे थे, प्रोटिक मेरे सारे के सारे थे, बट सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है पानी की, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है C2H5OH की, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मेरे CH3OH की। तो यानी सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा हुआ, सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा हुआ, ये बेस्ट सॉल्वेंट फॉर SN1 रिएक्शन, बेस्ट सॉल्वेंट। सेकंड नंबर पे ये, अच्छा इसके बाद ना ये भी आ जाता है CH3COOH, इसकी ऑलमोस्ट 8 है, 7 से 8। दिस इज माय थर्ड बेस्ट एंड दिस इज माय फोर्थ बेस्ट। है ये भी अच्छा, बट कंपैरिजन में ये, तो आपको सेम रिएक्शन दिया है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेम है। अगर मैं बोलूं RX H2O, RX सॉल्वेंट है C2H5OH, RX सॉल्वेंट है CH3COOH, सब कुछ सेम है, सबका ये ग्रुप भी सेम, सबका लीविंग ग्रुप भी सेम, सबका न्यूक्लियोफाइल भी सेम, बट सॉल्वेंट्स अलग अलग है। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे तेज कौन सा, ये रिएक्शन फास्टेस्ट एंड दिस वुड बी स्लोएस्ट। बात समझ में आई? तो हमने सारी डिटेल में बात कर ली यार, कोई चीज छोड़नी नहीं है। SN1 रिएक्शन में सारे पैरामीटर्स हमने घेर लिए हैं। एक और चीज, चलो एक और चीज लिख लेते हैं, फिर एक बार समराइज करेंगे और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ कुछ याद आ रहा है?
चीजें याद आनी चाहिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का नाम सुनते ही उस पे आ रहे हैं, बट उससे पहले एक और चीज देखते हैं। जो मेरा ये रिएक्शन है ना, जो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला रिएक्शन है, यानी जो फर्स्ट स्टेप है, इट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ये होता है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या था ये मेरा RX किस में बना, R पॉजिटिव X नेगेटिव में। दिस इज एक्सोथर्मिक। और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाते हैं, लो टेम्परेचर में। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड कब मूव करेंगे, लो टेम्परेचर पे। तो ये जो SN1 रिएक्शन है इट इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। इट इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। ये भी लिखा होता है कभी कभी रिएक्शन में, लो टेम्परेचर। बताओ कौन सा रिएक्शन है, तो ये चीजें समझ आनी चाहिए। तो एक बार मैं सभी को कंबाइन कर दूं, इन सभी चीजों को मैं कंबाइन कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बात कर रहे हैं, SN1 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पॉइंट नंबर 3, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा मेरा रेट। फोर्थ, और रेट किस पे डिपेंड करेगा, और रेट किस पे डिपेंड करेगा भाई, बताओ बताओ। रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की पावर 1, इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर। ये बात की। फिर हमने क्या बात की भाई, फिर हमने बात की सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर प्लस प्रोटिक। प्रोटिक मतलब H पॉजिटिव दे सके, पोलर मतलब RX के बॉन्ड को तोड़ सके, डाइलेक्ट्रिक ज्यादा हो, फोर्स इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक कम कर सके। सिक्स्थ हमने बात की किस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली, ये सारी चीजें हमने अभी तक बहुत बढ़िया से पढ़ ली SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। 2 स्टेप का प्रोसेस है, 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप स्लो है, वही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और किस तरीके से रेट डिपेंड करेगा वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसी के साथ हम खत्म करेंगे। लंबा चलेगा, अभी खत्म तो नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा, इनफैक्ट काफी लंबा चलेगा। लिखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। समझना, इसके लिए आपको स्टीरियो आइसोमर्स तो आने चाहिए, नहीं आते कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। स्टीरियो आइसोमर्स नहीं आते, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, अच्छा अगर मैं रिएक्शन को देखूं ना, अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं, अपना एग्जाम्पल लूं, एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लूं, होना क्या है, मेरा कार्बोकेटाइन बनना है, मेरा कार्बोकेटाइन बनना है, कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, C पॉजिटिव पे। यही हो रहा है, यही हो रहा है मेरे बच्चों। अच्छा, जब कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री कैसी है, कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर। ये पता है आपको, हमने बहुत कार्बोकेटाइन्स पे बात की है। कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा, ये प्लेन पे, ये पॉजिटिव, ये एक प्लेन पे, और यहां पर ये एम्प्टी ऑर्बिटल। ऐसे बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ऐसे बनने वाला है, कार्बोकेटाइन मेरा कुछ ऐसे बनने वाला है। मान लो थोड़ी देर के लिए इसके साथ ये लगने वाले ग्रुप सारे अलग है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। पिछले एग्जांपल में क्या लिया था, CCH3Cl, वहां पर तो यहां क्या था, CH3CH3CH3Cl निकल गया, खाली ऑर्बिटल पड़े। अब देखो, जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके पास 2 रास्ते हैं, चाहे ये ऊपर से कर ले, चाहे ये नीचे से कर ले। थोड़ी देर के लिए मान लो जो Cl था वो यहां से निकला,
जो मेरा Cl था वो यहां से निकला, Cl यहां से निकला, जगह बनी। अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया, दो तरीके हैं ना, ऊपर से या नीचे से। न्यूक्लियोफाइल ने जहां से Cl निकला उसी तरफ से अटैक किया तो क्या बनेगा? अब देखो, अब ज्योमेट्री बदलेगी। अब तो कैसी हो जाएगी? अब तो कैसी 3D में ज्योमेट्री आएगी। ये प्लेनर था, ये प्लेनर था, बट जैसे ही अटैक करेगा ज्योमेट्री बदलेगी। थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं, ऊपर से अटैक किया तो क्या हो जाएगा? ये C, यहां ये A लगाए, मान लो यहां C लगाए, यहां B लगाए। इसने ऊपर से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल यहां लग गया। और क्या चांस है इसके पास? ये नीचे से अटैक करे। ये न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से भी अटैक कर सकता है, दूसरी तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो ये C, A, थोड़ी देर के लिए मानो ये B, और ये न्यूक्लियोफाइल नीचे लग गया। एग्जाम्पल से करेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे। न्यूक्लियोफाइल नीचे लग गया। अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक वहीं किया जहां पर Cl था तो इसे मैं बोलता हूं रिटेंशन। रिटेंशन, रिटेंशन किया, जहां Cl निकला वहीं न्यूक्लियोफाइल आया। और अगर जहां से Cl निकला उसके उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक किया तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन। तो दो कंपाउंड बनने की संभावना है अलग अलग परसेंटेजेस में। एक नहीं बना, दो बने। हर बार दो नहीं बनेंगे, वो देखेंगे, एग्जांपल से पता करेंगे। एक को मैंने बोला रिटेंशन, कब? जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया वही डायरेक्शन से जहां से Cl निकला। दूसरा इन्वर्जन, जब वहां अटैक किया जहां Cl निकला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से। अब याद रखना, हमेशा रिटेंशन वाला प्रोडक्ट लेस देन 50% होता है, लेस देन 50%, और इन्वर्जन हमेशा ग्रेटर देन 50% होगा। सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? देखो ना, जब ये Cl निकल रहा है, यहां कार्बोकैटायन बन रहा है, ये Cl नेगेटिव निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ तो अट्रैक्शन होगी, यानी Cl यही कहीं होगा अभी। तो न्यूक्लियोफाइल सेम जगह से आने से कतराएगा, क्योंकि यहां पहले एक न्यूक्लियोफाइल है, इनमें रिपल्शन होगी। तो ये चाहेगा मैं उल्टी जगह से आऊं, उल्टी जगह से आऊं, इसीलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट, माय इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिटेंशन। रिटेंशन, माय इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिटेंशन। और अगर यहां पर देखो, क्या ये इसकी मिरर इमेज नहीं है? क्या ये इसकी मिरर इमेज नहीं है? देखो, कायरल कार्बन है, सारे ग्रुप्स अलग, और ये इसकी मिरर इमेज है, बी बी ए ए सी सी एन एन। तो ये क्या है? ये इनैंशियोमर्स भी हैं। इनैंशियोमर्स हमेशा नहीं होंगे, याद रखना। इस केस में बन रहे हैं, एग्जांपल करते हैं, इनैंशियोमर भी बन रहे हैं। ये मेरा R होगा, ये मेरा S होगा। RS नोमेनक्लेचर आपको पता है। मान लो ये R बन रहा है, ये S। अभी एग्जांपल में देखेंगे तो ये क्या है? ये रेसिमिक मिक्सचर भी तो होंगे, रेसिमिक मिक्सचर। याद रखना, SN1 रिएक्शन में इनैंशियोमर्स भी बन सकते हैं और रेसिमिक मिक्सचर भी बन सकता है। हमेशा बनेंगे या नहीं बनेंगे वो डिपेंड करेगा, एग्जांपल्स में देखेंगे। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल दो अलग अलग जगह से अटैक करके अलग अलग ज्योमेट्री बना सकता है, अलग अलग स्पेस में अरेंजमेंट कर सकता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है। इनैंशियोमर्स बन सकते हैं, रेसिमिक बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। ये सारे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। बात समझ में आई? चलो एग्जाम्पल लें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। अच्छा सा कोई एग्जाम्पल लेते, फिर देखते हैं बात क्या बन रही है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। चलो क्वेश्चन है मेरा, यार लाल कलर तुम्हें दिखता भी है या नहीं? मुझे तो ना दिख रहा। कहाँ बनाया मैंने? दिखता है क्या? चलो क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं। क्वेश्चन मेरा है, पीएच समझते हो? फिनाइल ग्रुप, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज Cl। हाइड्रोलिसिस हुई, मुझे बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? व्हाट इज माय मेजर प्रोडक्ट? अच्छे से मैकेनिज्म लिखो, इसका मैकेनिज्म बनाओ, स्टेप 1 स्टेप 2। तब तक मैं देखता हूँ लाल कलर दिख रहा है या नहीं। चलो दिख रहा है, दिख रहा है,
हाँ दिख ही रहा है, चलो। इसको थोड़ी देर के लिए यहीं लगा दें, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं स्टेप नंबर 1 करूं। अगर मैं स्टेप नंबर 1 करूं, चलो क्या होगा। स्टेप नंबर 1 में CPH फिनाइल ग्रुप समझ रहे हो ना, बेंजीन रिंग, CH3HCl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C फिनाइल PH CH3H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है ना, यही होगा। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप सीधे लिख रहा हूं, C फिनाइल को बना लूं थोड़ा, फिनाइल मतलब ये लगा है, घबरा मत जाना सर क्या पीएच कर रहे हो, CH3H पॉजिटिव, इस पे अटैक करेगा OH नेगेटिव। तो क्या क्या तरीके हैं ना, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, बनाओ यार, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, बनाओ। दो तरफ से अटैक कर सकता है, बनाओ क्या है, चलो चलो शाबाश शाबाश, तो चलो शाबाश। या तो जहां से Cl निकला वहां से अटैक किया, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3C OH H, दिस इज माई रिटेंशन। और इन्वर्जन में क्या होगा, ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, टाइम देख लूं एक बार मैं, चलो ऑपोजिट साइड से अटैक करके क्या बन जाएगा, CH3 इधर, OH उल्टे में, OH उल्टे में, और यहां पर फिनाइल, और यहां मेरा H, यही बना। इन दोनों कंपाउंड्स को ऐसे बनाऊं मैं, C एक दूसरे के आसपास बनाए, HOH CH3, क्या ये मिरर इमेजेस बन रही हैं, ध्यान से देखो, C इसको बना रहा हूं OH बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप, HOH, साफ साफ देखो, साफ साफ देखो, मिरर इमेजेस बन रही हैं, मिरर इमेजेस बन रही हैं। एक तो ये मिरर इमेज बना के देखने का तरीका, और हमने क्या देखा था, RS हो जाए SR हो जाए, RS नोमेनक्लेचर याद है, RS नोमेनक्लेचर याद है। नंबरिंग अगर मैं दूंगा तो इसे नंबर 1 दूंगा एटॉमिक वेट के हिसाब से, फिर इसे दूंगा, क्यों, C से डबल बॉन्ड C जुड़ा है, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 जाएंगे तो दिस इज R। 1 2 3, 1 से 2 से 3 जाएंगे, 1 से 2 से 3 जाएंगे तो ये R बन रहा है, सॉरी S बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दिस इज S। जो मेरा रिएक्टेंट था ये S था। अब इनकी बात करो यार, इनकी बात करो, नंबरिंग देंगे तो दिस वुड बी माई 1, दिस वुड बी माई 2, दिस वुड बी माई 3, दिस वुड बी माई 4। 1 2 3 जाएंगे तो ये क्या है, अगेन S। पहले भी S था, अभी भी S रहा, तो क्या है, रिटेंशन हो गई। इसकी बात करें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और देखो लीस्ट वाला वर्टिकल बॉन्ड पे है तो उल्टा नहीं करना पड़ रहा, 1 2 3 जा रहा है तो ये क्या हो गया, R, S से R हो गया, यानी इन्वर्जन हो गई। और अगर S है और ये R है, S है R है, S है R है, S का R हो या R का S हो, तो क्या इनैंशियोमर तो होते हैं, दीज आर इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स विद मिरर इमेजेस, दीज आर इनैंशियोमर्स, बन रहे हैं इस रिएक्शन में इनैंशियोमर्स। और R और S के मिक्सचर को क्या बोल देते हैं, दिस इज रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। ऑल्दो 50-50% नहीं है, क्या ये ज्यादा होता है, इट इज ग्रेटर देन 50%, दिस इज लेस देन 50%। बात समझ में आ रही है बच्चे। एक और रिएक्शन देखते हैं, एक और मैं आपको सवाल देता हूं, खुद करने की कोशिश करेंगे और उससे काफी कुछ क्लियर होगा, उससे काफी कुछ क्लियर होगा। चलो देखते हैं क्या सवाल क्या है, देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और इस सवाल से क्लियर होगा, क्योंकि मोस्टली पढ़ा दिया जाता है यार, इनैंशियोमर बनते हैं और रेसिमिक मिक्सचर बनता है, बट जरूरी नहीं है ऐसा हो। इस सवाल से आपको पता लगेगा, इस सवाल से आपको पता लगेगा। जिसको स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छे से आती है वही कर पाएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। कंपाउंड है मेरा CHCl, दिस इज H, दिस इज CH3,
दिस इज CD3, दिस इज फिनाइल। अगेन रिएक्शन हुआ, हाइड्रोलिसिस हो रही है, टेम्परेचर लो है, यही होना चाहिए, टेम्परेचर इज लो। बताओ क्या होने वाले हैं प्रोडक्ट। चलो करो भाई, पहले नॉमेनक्लेचर कर ले। दिस इज 1, सभी कर लेंगे नॉमेनक्लेचर, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। टू थ्री 1 2 3, दिस इज 1 pH हो जाएगा, दिस इज 3, दिस इज R, दिस इज S। इसका मैंने नॉमेनक्लेचर कर लिया है। अब रिएक्शन करके बताओ प्रोडक्ट्स के बारे में। देखो ना क्या होगा, यहां से ये Cl निकलेगा तो मेरे पास बन गया C पॉजिटिव, H फिनाइल pH, दिस इज CD3 CH3H। देखना ये R है, ऊपर वाले में दिख रहा है ये R है, ये S है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दो तरीके से कर सकता है, या तो यही लग जाए, रिटेंशन क्या बनेगा, Cl pH H CH CH3 CD3, या फिर उल्टी साइड से करें तो क्या बनेगा, Cl C CD3। इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर वाले कार्बन को H और यहां आ जाएगा pH। अब देखो यार, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, बना के देखो। RS करके भी बताऊंगा, पहले बना के देख लो क्या ये मिरर इमेजेस लग रही हैं किसी भी एंगल से। CD3, दिस इज HClPH, एक कंपाउंड ये बना, ये रिटेंशन वाला और ये इन्वर्जन वाला। दूसरे वाले को बनाऊं CCPH ClH CH3 CD3H। भाई यहां से तो मिरर इमेज है, ये हिस्सा मिरर इमेज है क्या, CH3 या CD3 है, ये थोड़ी मिरर इमेज है। यानी दीज आर नॉट इनैंशियोमर्स, नॉट इनैंशियोमर्स, यानी जरूरी नहीं है इनैंशियोमर्स बने। लिख दिया जाता है इनैंशियोमर बनते हैं रेजोनिक मिक्सचर, जरूरी नहीं है। नॉट, इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट टू से दैट इनैंशियोमर्स हमेशा बनेंगे। ये क्या, ये डायास्टीरियोमर्स हैं, डायास्टीरियोमर्स हैं। These are optical compounds which are not mirror images. उन्हें क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं बट मिरर इमेज नहीं है। रेजोनिक मिक्सचर, अब यहां से RS से भी देखो, RS से भी देखो, नॉमेनक्लेचर करो उनका, कौन R कौन S, नॉमेनक्लेचर करो, नॉमेनक्लेचर करो। अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूं तो ये बन जाएगा R, ये भी R, ये भी R और ये S। तो देखो क्या हुआ, ये सॉरी वीडियो बंद हो गई थी, तो मैंने देखा, ध्यान से देखना, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस तो है ही नहीं है, यानी दीज आर नॉट इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स नहीं है। ये क्या है, डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं भी, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बात सारी सही है, स्टीरियो केमिस्ट्री शो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस, तो उनको बोल देते हैं डायास्टीरियोमर्स। स्टीरियो केमिस्ट्री शो कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, बट नॉट मिरर इमेजेस, दीज आर डायास्टीरियोमर्स। राइट, बात समझ में आई। हमने नेमिंग भी की इनकी, ये RR था, ये आ रहा है RR और ये आ रहा है RS। RR से RR बना और RR से RS बना। इनैंशियोमर्स कब होते हैं, जब RR से ये क्या बन जाता, SS, RR से क्या बन जाता, SS, R का S, S का R। बट ऐसा यहां नहीं हो पा रहा, यहां देखो ना, सॉरी, R S, R से R, R से S। अगर ये R से S बनता तो होते इनैंशियोमर्स, तो होते इनैंशियोमर्स। But these are not enantiomers, these are diastereomers. These are not enantiomers, these are diastereomers. तो I guess कहानी SN1 की अब खत्म हो जानी चाहिए। अब कहानी SN1 की खत्म हो जानी चाहिए। अब कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सारी कहानी हमने क्लियर की।
स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की, कार्बोकैटायन की बात की, सॉल्वेंट की बात की, टेम्परेचर की बात की, सारी कहानी क्लियर है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, SN1 में मास्टरी हो गई होगी। चलो पढ़ते रहो, मज़े करो। अगला लेक्चर होगा SN2 में। जय हिंद।